देखिए, जब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो बेसिकली इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा था ऑर्चिड के अंदर, और उसके बाद हेमरलिंग ने स्टडी किया था एसिटाबुलेरिया को, जो ग्रीन एल्गी होती है, और उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस ही बेसिकली कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस बेसिकली नॉर्मली हर सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ सेल्स ऐसी है जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन, एक तो एनिमल्स की आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, और दूसरी चीज प्लांट्स के अंदर CO2 एलिमेंट, प्लांट्स के अंदर CO2 के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। विदाउट न्यूक्लियस सेल इज आल्सो लिविंग, बिकॉज फॉर लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है नेसेसिटी होती है। तो डिवीजन के टाइम देखो कभी भी न्यूक्लियस प्रॉपर्ली सीन नहीं होता, इट इज सीन ओनली एट इंटरफेज में। न्यूक्लियस नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट होता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी स्टेज है, देयर इज अ बाई न्यूक्लिएट सेल। हमारे पास एक बाई न्यूक्लिएट सेल भी है, जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम। आपको पता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो पैरामीशियम का एक्सेप्टेंस, जिसके बारे में आप और भी चैप्टर्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर कहीं पर इफ देयर आर सम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, अगर कहीं कहीं पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होती है, तो इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को बोला जाता है यहाँ पर सिंसिटियल। ठीक है, और इन प्लांट इसको हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक, है ना, जैसे फंगस वगैरह के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है। बाकी मैंने बताया कि एनिमल आरबीसी में प्लांट सीट्यूब के अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये इन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। उसके अलावा शेप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि स्फेरिकल शेप में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जनरल न्यूक्लियस हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर इस तरीके से है, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के अंदर इस तरीके से इलोंगेटेड न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हैव लोब्स, न्यूक्लियस के अंदर भी लोब्स प्रेजेंट होती है, जैसे लंग्स के अंदर होती है, लीवर के अंदर दो लोब्स होती है, तो हम बताएं न्यूक्लियस के अंदर भी लोब्स प्रेजेंट होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बाइलोब न्यूक्लियस। तो बाइलोब न्यूक्लियस कुछ कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज द बाइलोब न्यूक्लियस, है तो एक न्यूक्लियस के अंदर दो लोब्स है, जो प्रेजेंट होती है नॉर्मली एसिडोफिल्स के अंदर। उसके बाद ट्राइलोब, ट्राइलोब न्यूक्लियस भी होता है, हाँ, ये मेरे पास ट्राइलोब न्यूक्लियस है, जो प्रेजेंट है यहाँ पर इन बैसोफिल्स, बैसोफिल्स के अंदर प्रेजेंट है। और फिर होता है मेरे पास मल्टीलोब, मल्टीलोब न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये मल्टीलोब है जो प्रेजेंट होती है न्यूट्रोफिल्स में। आपने देखा होगा ये हमारे पास WBC की सेल्स होती है, दीज आर द WBC सेल, एसिडोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, दो तरीके की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स या ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स होती है हमारे पास। न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम होता है कैरियन, सभी को पता है ये बात, न्यूक्लियस बोल दो या फिर इसको यहाँ पर कैरियन बोल दो, कोई, चलिए।
मैं आपको यहाँ पर न्यूक्लियस का डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर किस तरीके से हो। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हम इसको जूम करके अगर देखते हैं, देखिए किस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहली बात जो डबल लेयर स्ट्रक्चर्स होती है, और हम देखते हैं दो लेयर है, एक तो आउटर लेयर और इनर मेम्ब्रेन है ना। आउटर मेम्ब्रेन डबल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है मेरे पास। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पेस है, दिस इज कॉल्ड द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस है, लेकिन कई बार क्या होता है दोनों लेयर आपस में कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से इनके बीच में पोर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर। यही हमारा क्या कहलाता है भाई, यही हमारा न्यूक्लियर पोर कहलाता है। और इसके अंदर जो कंटेंट भरा होता है, दिस इज टर्म्ड दिस इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मेरा यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अच्छा सॉरी सॉरी, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। इट इज अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, अच्छा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर उलझे हुए धागे जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली मेरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्रोमोसोम है। लेकिन सेल के दो फेज है, ग्रोथ फेज और डिविजनल फेज। तो ग्रोथ फेज के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सेल के अंदर उलझा हुआ धागा है, जो जेनेटिक मटेरियल, दीज आर कॉल्ड द क्रोमैटिन फाइबर। तो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कब, ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, जिस समय सेल की ग्रोथ होती है। उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर भी एक डेंस स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। तो हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो दोनों मेम्ब्रेन है, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ कैरियोथेका। ठीक है, इसको हम कैरियोथेका मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिर्फ इस सेक्शन को जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सिर्फ इस सेक्शन को जूम करके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जी, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास, और ये इनर मेम्ब्रेन। चलिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेरे पास इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर न्यूक्लियस की। और दोनों के बीच में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास गैप है, जिसको मैं न्यूक्लियर पोर बोलता हूँ। ये बाहर का कंटेंट ये न्यूक्लियस के अंदर का है, तो यहाँ पर ये मेरे पास चारों तरफ भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक, ये मेरे पास यहाँ पर दिस इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये मेरे पास यहाँ पर पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो चुका है। उसके अलावा अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर कोर है, यहाँ पर एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, कुछ कुछ ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर एन्यूलस। दिस इज द एन्यूलस एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना होता है। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ठीक यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रोटीन होता है। अब आप देखेंगे कि जो टोटल गैप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो तो है 800 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, लेकिन वो कर्व शेप में मटेरियल जाने के लिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ही गैप इनके अंदर अवेलेबल होता है। दिस इज द 500 एंगस्ट्रॉम, यानी मटेरियल्स के पास आउट होने। ठीक, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब न्यूक्लियर कोर है तो ये थोड़ा सा लचीला हो जाता है। इसी को यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द लैमिना। दिस इज कॉल्ड द लैमिना। ये लैमिना कहलाता है। और एक तरीके से जो लैमिना होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन का बना होता है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इनसाइड। अंदर की तरफ से इसको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने की। अगर क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर कोर का साइज कितना है तो 800 एंगस्ट्रॉम है। शेप कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर कोर की शेप इट इज द ऑक्टागोनल। ठीक है, न्यूक्लियर कोर की शेप हमारे पास कैसी है बच्चे, यहाँ पर ऑक्टागोनल है। और एक न्यूक्लियस के अंदर कितने लगभग न्यूक्लियर कोर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर कोर पर सेल लगभग लगभग 1000। एक न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि लगभग 1000 न्यूक्लियर कोर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको रफ करके आपको आगे बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियस के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, पतले पतले धागे होते हैं बेटा, जिनको मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन फाइबर्स है बेसिकली। और ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं। सही, और इन्हीं के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, देयर इज अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है और ये उलझे धागे होते हैं, जब सुलझते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम। इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाती है आफ्टर कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम भी जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन भी जेनेटिक मटेरियल है। ये ड्यूरिंग ग्रोथ फेज होता है और क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिविजनल फेज होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म एंड इट लूज वाटर। देन कॉम्पैक्शन स्टार्ट, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और देन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये दिस इज द क्रोमोप्लास्ट। बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड द सेंट्रोमेयर। ये हमारा सेंट्रोमेयर कहलाता है। अब सेंट्रोमेयर से नीचे वाली जो आर्म होती है, दिस इज कॉल्ड द क्यू आर्म। और ये ऊपर वाली आर्म होती है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ध्यान। तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस इनका यहाँ पर नाम रखा हूँ। ठीक, इसी क्रोमोसोम को मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर सेंट्रोमेयर है। बेसिकली स्ट्रक्चर कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिड। ठीक है, तो ऊपर वाले नाम रखते हुए ऊपर नीचे के हिसाब से, बाकी हमारी क्रोमेटिड कहलाते हैं। और यहीं पर ये जो सेंट्रोमेयर है, इसी के ऊपर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती है। दीज आर कॉल्ड द काइनेटोकोर। इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। जब स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं सेंट्रियोल से तो वो इसी से यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। और इन्हीं के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है सेंट्रोमेयर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास यहाँ पर ये काइनेटोकोर हो गई हमारे पास। अब ये बेसिकली आप देखेंगे, ये जो आउटर लेयर आप लोगों को दिखती है यहाँ, क्रोमोसोम की जो आउटर लेयर है, इट इज कॉल्ड द पेलिकल मेम्ब्रेन। कॉल्ड द पेलिकल मेम्ब्रेन। ये पेलिकल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो बनी होती है किस चीज की, प्रोटीन की बनी होती है। पेलिकल प्रोटीन की क्रोमेटिन को। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। चलिए ये देखिए, here is the presence of a थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसी को हम बोलते हैं क्रोमोनेमाटा। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमोनेमाटा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसी को अगर मैं जूम करके देखूं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मैं देखूंगा ये स्ट्रक्चर है तो सही, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ डार्क रीजन और कुछ लाइट रीजन दिखाई देते हैं। कुछ डार्क रीजन है और कुछ लाइट रीजन है हमारे पास यहाँ पर दिखाई देते हैं, एंड दीज आर टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है हमारे पास। न्यूक्लियोसोम क्या चीज होती है? बेसिकली डीएनए की पैकेजिंग होती है, जिस अरेंजमेंट में वो अरेंजमेंट मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और न्यूक्लियोसोम बेसिकली इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। ये बना होता है मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एक तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन है, और प्लस में डीएनए। चलिए अब ये डीएनए के अंदर हम देखते हैं लगभग लगभग 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं इसको बनाने में। चलिए लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और कुछ भी नहीं। तो हिस्टोन यहाँ पर प्रोटीन बोला गया, हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली कॉल्ड ऑक्टामेयर। होता क्या है? टोटल 4 तरीके के प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये 4 प्रोटीन है, into 2 is equal to 8। तो हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, जो मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक जो डार्क सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये इन 8 प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर ऑक्टामेयर है। ये 8 प्रोटीन हो गए ऑक्टामेयर, और इनके बाहर डीएनए का जो है रैपिंग है, कवरिंग है, उसी को मिलकर के बनता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से मैं आपको एक बार बना करके दिखा देता हूँ, इनका अरेंजमेंट बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ। ये देखिए मेरे पास ये पहला प्रोटीन है H2A, दूसरा प्रोटीन है H2B, तीसरा प्रोटीन H3 और ये चौथा प्रोटीन H4। तो ये 4 प्रोटीन हो गए। उसके अलावा मैं देखता हूँ 4 प्रोटीन और है, यही वाले जो इनकी बैक साइड में है, H2A, H2B के पीछे H2B, या H3 के पीछे H3 और H4 के पीछे H4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की जी? ऑक्टामेयर। अब जो मेरे पास डीएनए होता है, ये देखिए डीएनए का स्टैंड इसके ऊपर किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये डीएनए का स्टैंड गया मेरे पास, और यहाँ से इसके ऊपर ये रैप होकर के आगे जाता है। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, यही ये वाली मेरे पास क्या है बच्चों? ये डार्क स्ट्रक्चर है। तो ये जो डीएनए यहाँ से लेकर के यहाँ का रैप होता है इन 8 प्रोटीन के साथ, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज कोर डीएनए। यही मेरा क्या कहलाता है? कोर डीएनए कहलाता है। और ये जो थ्रेड दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए। इसको लिंकर डीएनए क्यों बोला गया है? भैया आगे वाले दूसरे भी तो हमारे पास प्रोटीन होंगे ना जो अटैच है। तो एक को देखिए H2A, H2B, H3, H4 ये रहे, H2A, H2B, H3, H4। तो ये इसके ऊपर फर्दर इस तरीके से कनेक्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए, जो क्या कर रहा है हमारे पास, जो दोनों ऑक्टामेयर को क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। तो लिंकर डीएनए और कोर डीएनए ये स्ट्रक्चर मिलकर के ही कहलाती है मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम।
एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, देखो ये जो मेरे पास कोर डीएनए है, ये लगभग मान के चलिए कि 1 एंड थर्ड फोर्थ टर्म जो है उसको कवर कर रही है, यानी एक टर्म तो पूरा है और उसके बाद एक टर्म का थर्ड फोर्थ हिस्सा है उसको कवर कर रही है यहाँ पर एक कोर डीएनए के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक प्रोटीन और होता है जिसको मैं बोलता हूँ H1 प्रोटीन। तो ये H1 प्रोटीन बेसिकली एक तरीके से क्लैंप की तरह काम करता है। ये देखिए जो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ओक्टामेयर के ऊपर यहाँ पर ये जो डीएनए का जो लपेटा मारा हुआ है, इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच करके रखा हुआ है क्लैंप की तरह। तो ये मेरा H1 प्रोटीन है जो ओक्टामेयर के अंदर काउंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब ये मेरे पास बन गया एक न्यूक्लियोसोम। अब ये सोचिए, ये देखिए ये मेरे पास एक यहाँ पर रैप है डीएनए का और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियोसोम, ये 2 न्यूक्लियोसोम, ये 3 न्यूक्लियोसोम, ये 4 न्यूक्लियोसोम, ये 5 न्यूक्लियोसोम और ये 6 न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, कंस्ट्रक्शंस बनी हुई है। तो जब 6 न्यूक्लियोसोम इस तरीके से एक अरेंजमेंट में होते, दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। ये मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, सोलेनॉइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग होती है, देन सोलेनॉइड बनता है, और जब सोलेनॉइड की कॉइलिंग होती है देन इट इज कॉल्ड द सुपर कॉइलिंग। मान लीजिए अगर ये भी मेरे पास इसी तरीके से कॉइल हो जाता है, समझिए, देन हमारे पास बन जाता है सुपर कॉइलिंग। यहाँ पर सुपर कॉइलिंग फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ सुपर कॉइल्ड डीएनए। दिस इज कॉल्ड द सुपर कॉइल्ड डीएनए, जिसके बारे में हम जेनेटिक्स में 12th क्लास में जेनेटिक्स है उसके अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, सुपर कॉइलिंग क्या चीज होती है और कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ एनिमल्स के अंदर, जो एक प्रोटोजोन है हमारे पास जिसका नाम है ओलोकैंथा, जिसकी जो 2n है वो 1600 यानी 1600 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी n की वैल्यू 800 है। दिस इज कॉल्ड द ओलोकैंथा। प्लांट के अंदर हमारे पास ओफियोग्लोसम है, ठीक है, जिसकी 2n है 1260। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर पाए गए हैं, एस्केरिस के अंदर 2 होते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं हैप्लोकोकस, जहां पर 2n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 होती है। उसके बाद क्रोमोसोम्स की ना अलग अलग शेप भी होती है, जैसे कि ये मेरे पास आपका सेंट्रोमेर है और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि दोनों आर्म की जो साइज है वो लगभग बराबर है, तो ये मेरा कहलाता है मेटासेंट्रिक। ऊपर वाली आर्म छोटी है, नीचे वाली आर्म बड़ी है, दिस इज कॉल्ड द सब मेटासेंट्रिक। ऊपर वाली आर्म और छोटी है, नीचे वाली और बड़ी है, दिस इज कॉल्ड द एक्रोसेंट्रिक। और ऊपर वाली आर्म है नीचे, नीचे वाली आर्म है, दिस इज कॉल्ड द टेलोसेंट्रिक। तो इस तरीके से मेरे पास क्रोमोसोम, ठीक। अच्छा, क्रोमोसोम के बारे में एक खास बात और बता दूं मैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ऐसा लिखा है जो 12 साल पुरानी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द एनओआर। एनओआर से यहाँ पर क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन होता है, मैंने अभी न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस का डायग्राम बना करके दिखाया था, और इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। जिसके अंदर क्या होता है, सेट क्रोमोसोम है ऊपर वाला सैटेलाइट डीएनए जो है, दिस इज कॉल्ड द सेट क्रोमोसोम, जिसके अंदर एनओआर प्रेजेंट हो। हमारी बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेट क्रोमोसोम के पेयर पाए गए हैं, दैट इज द 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो ये जो पेयर है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम की, बेटा ये सेट क्रोमोसोम है जिसके अंदर एनओआर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोलस के बारे में, इसी न्यूक्लियोलस के बारे में किसने बताया था, फोंटाना ने इसके बारे में बताया था जी यहाँ पर।
और इन्होंने बोला कि एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो ऑर्गेनाइज होती है NOR के अंदर, और ये बनी होती है किस चीज की, क्रोमेटिन फाइबर, मेड अप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ये बनी होती है हमारे पास यहाँ पर किस चीज की भैया, क्रोमेटिन फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, ये न्यूक्लियोलस है हमारे पास। और फिर न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर की भरपूर मात्रा में एंजाइम्स होती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन आयन है, मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीज आयन है, आयरन आयन है, ये बेसिकली एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं। दोज आर एक्टिवेटर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए जो हमारे को यहाँ पर चाहिए होते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। So this is all about the